Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. वेलकम टू माई चैनल BKS अकेडमी। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोग क्लास पढ़ा जा रहा था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और M लक्ष्मीकांत की बुक से। तो इसमें जो हम लोग अब तक क्लास पढ़ लिया गया है, मैं आपको बहुत सारे क्लासेस बोर्ड पे पढ़ाया हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला आपको इस तरह से पढ़ा दूँ। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही कंटिन्यू करूँ, ठीक है। या फिर आपको अच्छा लगेगा तो आपको बोर्ड पे भी पढ़ा दूँगा। तो आज क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट M लक्ष्मीकांत की बुक से है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कि किस किस तरीके से इंडिया का संविधान डेवलप हुआ, क्या क्या रूल्स या क्या क्या एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से डायरेक्टली बन गए हैं, जो सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हमारे संविधान में आज भी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे किस किस तरीके से कैसे कैसे ऐतिहासिक बैकग्राउंड यानी कैसे कैसे डेवलप हुआ हमारा संविधान, जो आज प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ब्रिटिश पार्लियामेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई है, धीरे धीरे डेवलप होकर के आई है, राइट। तो उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने की कोशिश किया जाएगा इस क्लास में। तो फटाफट जुड़ जाइए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाली वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलते समझते हैं आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोग इसमें पढ़ा क्या जाएगा, आपको पता है 16वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, राइट। फिर उसके बाद उसको भेजा जाता है 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में, राइट। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। उसका मकसद था ट्रेड करना इंडिया में। तो 1600 से लेकर के 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई भी प्रोविज़न या कोई भी दिक्कत नहीं थी कि उसने कोई कमी है या कुछ गलतियां की हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी एक्ट या पॉलिसी नहीं बनती हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटना होती है 1757 में, आपको याद रखना 1757 में कुछ प्लासी का युद्ध टाइप का होता है, आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो आपको नाम याद रखना है। 1782 के युद्ध के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रेगुलेट करना पड़ता है। किसको? ब्रिटेन को, राइट। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स लाए जाते हैं, इसको बोला गया है। पहला रूल आता है हमारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी आती है, एक एक्ट आता है, एक कानून आता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, राइट। तो वहाँ से ले करके फिर उसके बाद हम 1858 तक हम जो भी लाज, जो भी एक्ट बन के आते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत बड़ी घटना होती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को या ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हटा दिया जाता है। फिर डायरेक्टली इंडिया पे शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो जाता है, जो शुरुआत होती है क्राउन रूल की, राइट। वहीं से शुरुआत होती है क्राउन रूल की, यानी अब इंडिया में सीधे ब्रिटेन की पार्लियामेंट से रूल किया जाएगा। अब कोई कंपनी या कोई दूसरी कोई बॉडी नहीं आके करेगी, सीधे हम इंडिया में रूल किया जाएगा ब्रिटेन पार्लियामेंट से। तो उसको बोल दिया गया क्राउन रूल, ठीक है, समझ में आ गया। तो कंपनी रूल का मतलब कंपनी के ऊपर कोई रूल जितने भी आए हैं वो सब कंपनी रूल के अंदर कहे गए हैं। और फिर उसके बाद अब जो रूल्स बन के आते हैं सीधे डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसको बोल दिया गया क्राउन रूल। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, कंपनी रूल और क्राउन रूल में अंतर, राइट। ये शुरुआत होती है 1858 यानी 1858 यानी 1857 का प्लास ये रिवोल्ट होता है, ठीक है। रिवोल्ट होने के बाद बहुत बड़ी खामी निकलती है किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसकी वजह से पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन कर देता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब पूरा का पूरा रूल पार्लियामेंट ही देखती है, यानी कि ब्रिटेन से सीधे रूल इंडिया होता है। तो 1858 से लेके 1947 तक, इंडिया के आज़ादी तक, हम देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू सीधे सीधे रूल बन के इंडिया में आते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ने की कोशिश किया जाएगा आज इसी क्लास में, पूरे क्लास को समझने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मेरे ख्याल से दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के पहला रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के
तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 तक का रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा क्राउन रूल, ठीक, 1858 से लेकर 1947 तक का ये पूरा चलता है आपका क्राउन रूल। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे इसमें जो कंपनी रूल में, जब कंपनी इंडिया में होती है तब कौन कौन से रूल्स आते हैं कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे पहले। इसके बाद फिर हम चलेंगे क्राउन रूल पे। तो पहला है अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का अधिनियम। उसके बाद इसी में कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, उसको अमेंड करके, सुधार करके, संशोधन करके फिर आता है 1781 अधिनियम, राइट। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। फिर 1793 का अधिनियम चार्टर एक्ट। उसके बाद फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और फिर 1853 का चार्टर एक्ट। ये सारे एक्ट्स या ये सारे आपके रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में। पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपनी में कौन कौन से रूल्स आते हैं कंपनी को सुधारने के लिए, जब तक कंपनी का शासन होता है इंडिया में उसको, उसके रेफरेंस में। फिर उसके बाद जब कंपनी का शासन हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम इंडिया को, यानी इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही द्वारा अब रूल किया जाने लगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इसमें आगे तो द क्राउन रूल 1858 से लेकर 47 तक का पूरा क्राउन रूल होता है। इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। ये आता है, मैंने आपको बताया 1857 में आपका युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? रिवोल्ट होता है, इंडिया का इंडिपेंडेंट रिवोल्ट कहा जाता है उसको। तो इस रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है। उसके बाद पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया जाता है। अब पूरा इंडिया का शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही थ्रू होता है, ठीक है। तो पहला इसके थ्रू जो पहला नियम आता है या पहला एक्ट बन के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से 1858, राइट। इसके बाद फिर काउंसिल के नाम से एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल के लिए एक्ट आता है 1861, 1892। फिर उसके बाद एक इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, ये आता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा अधिनियम आता है इंडिया के लिए, जो बहुत सारी चीज़ें संविधान में सीधे सीधे पुट की गई हैं जहाँ से, वो आता है 1935 का अधिनियम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, राइट। फिर फाइनली अंत में आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फाइनली पूरा अधिनियम आ जाता है इंडिया में, ठीक है, सारे एक्ट और सारे लाज बन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे, एक एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हुए, टॉपिक देखते हुए मैं आपको बताते चलूँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उसको देखते रहना है, ठीक है। ओके, चलते समझते हैं। पहला कंपनी रूल के अंदर पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858 तक का पहला जो होता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, किसको मैंने आपको बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, 1602 में इंडिया में आती है और 1602 से लेकर के यानी 1600 से लेकर के 1773 तक इस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ नहीं बनाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। लेकिन मैंने आपको बताया 1757 में एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा चीज़ होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ बनाने पड़ते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को, राइट। तो ये पहला अधिनियम होता है, पहला एक्ट बन के आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का, इसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जोड़ के आती हैं, क्या क्या इस अधिनियम में प्रोसीजर आता है, क्या क्या इसमें एक्ट बन के आते हैं। तो पहला याद रखना है इसमें कि ये पहला स्टेप था टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और यही पहला स्टेप ही बताता है कि इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फाउंडेशन तैयार कर दिया, यानी कि इंडिया में एक सेंट्रल केंद्रीय प्रशासन तैयार कर दिया ये, राइट। ओके, ठीक। नेक्स्ट पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें देखना है कि इसमें जो अब तक हमने ये समझा है कि ये इंडिया है मान लीजिए, ठीक है। इंडिया में एक है यहाँ पे बॉम्बे
प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसीज थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहाँ तीनों जगहों पे गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। गवर्नर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जगह गवर्नर हुआ करते थे, राइट। तो अब तक इसको जोड़ करके, यानी बंगाल में इस मद्रास को और मुंबई को, बॉम्बे और मुंबई दोनों, यानी बॉम्बे कह दी या मुंबई एक ही चीज़ नाम उसका है, बॉम्बे और मद्रास दोनों की प्रेसिडेंसी को जोड़ दिया गया, यानी अधीनस्थ बना दिया। कहाँ की? बंगाल के पास के। यानी अब तक जो बंगाल का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था और बॉम्बे का गवर्नर था, इन तीनों जगहों पे गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन तीनों का एक हेड बना दिया गया बंगाल में, ठीक है। इसको बोल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी अब तक जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। यानी इसका भी हेड हो गया, इसका भी हेड हो गया कौन? बंगाल का गवर्नर, राइट। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपने पढ़ा, कंट्रोल रेगुलेट करने का पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। दूसरा लिया गया था कि अब जो बंगाल गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, और इसके नीचे कौन रहेंगे? मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसी इसके नीचे किसी गवर्नर आ जाएंगे, राइट। समझ में आ गया? ओके, 2 चीज़ें हो गई क्लियर, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट चलते हैं। अब याद रखना आपको फैक्चुअल में कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल इंडिया के थे, राइट। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये पहले गवर्नर जनरल इंडिया के थे। आपको समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इस अधिनियम के थ्रू, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती। पहली बार किसी तरह से किसी डिस्प्यूट को निपटारा करने के लिए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। वो कहाँ होती है? एक कोलकाता में होती है, ठीक है, कलकत्ता में। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने के लिए एक प्रोसीजर आया, ठीक है। फिर उसको 1774 में इसकी स्थापना होती है, 1774 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको याद रखना है कि पहली बार प्रोसीजर आया था सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करने का 1773 का नियम के थ्रू, और स्थापना होती है 74 में। क्लियर हो गया? अब इस कोर्ट को 2 पावर दे दी गई। कौन कौन सी पावर? ओरिजिनल पावर और अपीलेट पावर। अगर आप सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट टाइम में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर है। ओरिजिनल पावर है, अपीलेट पावर है, रिट पावर है, सारी पावर इसके पास हैं। तो ये दोनों पावर इसको दे करके इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बार कोलकाता में हुआ था। ये फैक्चुअल हो गया। क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें कितने मेंबर होंगे, कितने जस्टिस वगैरह होंगे, तो आपको याद रखना है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको लिंक करूं तो प्रेजेंट टाइम सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजेज हैं, जिसमें से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, और बाकी 33 लोग होते हैं जस्टिस, राइट। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 34 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम पे जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जब बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में, तो उस टाइम पे एक चीफ जस्टिस हुआ था और 3 अदर जजेस थे। इसका मतलब 4, कुल टोटल 4 जजेस थे। किस टाइम? उस टाइम पे जब 1774 में इसको बनाया गया था। समझ में आ गया? ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपका प्रीलिम में आया हुआ है, यूपीएससी के प्री एग्जाम में आया हुआ है। तो वीडियो को ढंग से देखिए, समझ के देखिए। देखिए आजकल का जो कॉन्सेप्ट हो चुका है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया यूपीएससी का, वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, राइट। तो कॉन्सेप्ट आप समझने नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन हल होने वाले नहीं हैं, राइट। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो प्रेजेंट टाइम में 34 जजेज हैं, लेकिन उस टाइम पे जब पहली बार स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 74 में, तो उस टाइम पे 4, यानी एक आपका हो गया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कलकत्ता, राइट, और एक हो गया, 3 हो गए आपके अदर जजेज हो गए, राइट, उस समय। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी, आपको याद रखना है। अब इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके। मैंने आपको बताया बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंसी बना दिया गया। इन प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट बना दिया गया कि किसके अंदर, बंगाल के। यानी ये मान लीजिए यहाँ पे मद्रास, बॉम्बे है, यहाँ मद्रास है और यहाँ पे बंगाल है, तो इसको इसमें लिंक कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे कौन कौन से, बॉम्बे और मद्रास, किसके, बंगाल के। क्लियर हो गया? अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, ठीक है, गवर्नर को बदल करके, वहाँ का चेंज करके। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चला जाए। अगला हमारा है इसको अमेंड करके, इसको बोला गया अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट
81 क्यों कहा गया इसको समझिए। अब पहले अधिनियम में जो हम लोग अभी पढ़े हैं 1773 के, इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। ठीक, कमियां कहाँ रही हैं हम देखते हैं। पहला, इसमें कुछ डिफेक्ट थे, इसकी वजह से इसको अमेंड करके 1781 में एक अधिनियम ला दिया गया। कितने साल बाद आप देख लीजिए। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया, इसको जाना गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट या डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सीधे सीधे पूछ देगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कुछ डिफेक्ट थे रिलेटिव एक्ट में 73 वाले में, इसी वजह से उसको चेंज करके, उसको अमेंड करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया। राइट, समझ में आ गया। ओके, अब इसमें क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहला, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया और उसी काउंसिल को। ठीक है, किससे, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के दायरे से गवर्नर जनरल की काउंसिल को और गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया गया उसके दायरे से, यानी उसकी पावर से। राइट, अगर वो कोई ऑफिशियली काम करते हैं या कोई काम करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी एक्ट या कोई भी लाज या कह सकते हैं कोई भी अपराध नहीं हो माना जाएगा। अगर गवर्नर जनरल या काउंसिल कोई काम करती है ऑफिशियली तो उनको बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की पावर से। राइट, इनको सबको। नेक्स्ट, एंड आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्शन। अगर कंपनी के, यानी कंपनी के जो सर्वेंट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे, वो भी कोई अपराध करते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट उनको माफ़ कर देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके दायरे में उसका पावर नहीं आएगा अगर ऑफिशियली कोई एक्शन करते हैं तो। समझ में आ गया। तो इसको, इन चीज़ों को समझ में आ गया। कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, इसकी वजह से गवर्नर जनरल को, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर, यानी इसमें रेवेन्यू मैटर को बाहर रखा गया। एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, या फिर रेवेन्यू से कोई मैटर शुरू होता है, अराइज होता है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के पावर से बाहर रख दिया गया। यानी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। समझ में आ गया, सीधी सीधी बात। पहला कौन चीज़, गवर्नर जनरल का मैटर, काउंसिल का मैटर, ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वेंट का मैटर, रेवेन्यू का मैटर, ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पावर से बाहर रख दिए गए हैं। उसके मैटर को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। सिंपल सा, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, अगला, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। तो कोलकाता के जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं, निवासी हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन काम करेगा। समझ में आ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुई तो सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है यहाँ कलकत्ता के सभी निवासियों के ऊपर काम करेगी। राइट, उस सब के, यानी सब लोग चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के कोलकाता के सभी लोग अपने कोई भी केस सुन सकते थे या आप अपील कर सकते थे। राइट, ओके। एंड नेक्स्ट वन, इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडर्स। ठीक है, पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडर्स को भी क्या कर दिया, इन्होंने रिक्वायर कर दिया, ज़रूरत कर दिया कि इसमें भी उनको ज़रूरत होगी। जैसे पर्सनल लॉ का मतलब हिंदूज मुस्लिम के अपने कुछ पर्सनल लॉ हुआ करते थे। हिंदूज के मुस्लिम के अपने हिंदू लॉ होते थे, मुस्लिम के मुस्लिम लॉ होते थे। तो इनके लिए कुछ इनके डिफेंडर्स चाहिए, यानी कोई न कोई इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डिफेंड करे इस तरह के मैटरों को। राइट, कोई वकील या कोई जज जाके उनको डिफेंड करे, तो उसको भी ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ जो आज के समय में है, इसकी तरफ से अगर कोई केस आता है हिंदू और मुस्लिम की तरफ से, तो मुस्लिम की तरफ से मुस्लिम डिफेंडर अपने धर्म को डिफेंड करने के लिए, और हिंदू की तरफ से हिंदू डिफेंडर चाहिए होगा सुप्रीम कोर्ट में उस केस को सुनवाई करने के लिए। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। एंड वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मुस्लिम्स जो होंगे वो मोहम्मदन लॉ होगा, उनके अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा। सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि हिंदू
हिंदू की लॉ के हिसाब से चलेगा, यानी वहाँ पे सुनवाई होगी, और मुस्लिम का मुस्लिम के लॉ के हिसाब से सुनवाई होगी, सिंपल सी। ताकि अगर अब जैसे हिंदू का लॉ है उसके अगेंस्ट जाएगा कोर्ट तो फिर हिंदू गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, ठीक है, तोड़फोड़ करेंगे। मुस्लिम के खिलाफ जाएगा तो मुस्लिम भी तोड़फोड़ करेंगे। इसलिए कहा गया कि हिंदू के लॉ के हिसाब से कोई डिफेंडर चाहिए होगा, मुस्लिम का मुस्लिम के मोहम्मदन लॉ की तरफ से कोई डिफेंडर चाहिए होगा, तभी कोई सुनवाई होगी कोर्ट में। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सीधे प्रीलिम में आया हुआ है, राइट। ओके, नेक्स्ट, इट लेड डाउन दैट द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट्स होंगे, प्रोविंशियल का मतलब जैसे प्रांतीय, जैसे बंगाल, ये हो गया आपका मद्रास, बॉम्बे, इन सब जगहों पे जो कोर्ट्स वगैरह है वहाँ के कोर्ट्स के थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता कोई मैटर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, ठीक है। कौन सुनेगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल ही इस मैटर को सुनेगी, न कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट के मैटर को कौन सुनेगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल ही सुनेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मैटर केवल कलकत्ता वासियों के लिए ही स्पेशली था पावर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी एम्पावर की गई उसको टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये इस अधिनियम ने, इस अमेंडमेंट ने, 1781 के अमेंडमेंट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल को इतना पावर दे दिया कि ये प्रोविंशियल कोर्ट को बना सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट को भी काउंसिल को भी। समझ में आ गया? तो इतने सारे अधिनियम में अमेंड हुए थे 1773 वाले अधिनियम में अमेंड करके फिर कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ दी जाती हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब सब पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, 5-7 पॉइंट हो गए आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चला जाए, अब अगला आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, ये भी छोटा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इंडियन अफेयर्स केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब क्या होता है 1784 अधिनियम के थ्रू कि इंडियन अफेयर्स के जो भी मैटर्स होंगे अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर या उसके ही डायरेक्ट कंट्रोल में हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या हो गया, इसमें डिवाइड कर दिया गया कि कंपनी का 2 फंक्शन होगा, एक होगा कमर्शियल पर्पज़ का, ठीक है, एक होगा आपका पॉलिटिकल पर्पज़ का। तो पॉलिटिकल पर्पज़ और कमर्शियल पर्पज़ दोनों को फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन को, ठीक है। किस में हुआ है ये पॉइंट पूछ देगा आपसे। तो ईस्ट इंडिया एक्ट में 1784 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को या फंक्शन को बांट दिया गया कमर्शियल में और पॉलिटिकल फंक्शन में, राइट। तो ये सीधे सीधे आपको हो गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। यानी यहाँ जो कमर्शियल मैटर है इसको कौन हैंडल करेगा? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कमर्शियल मैटर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करेगा, ठीक है। एंड क्रिएटेड अ न्यू बॉडी, एक नई बॉडी बना दी गई है जिसको बोला गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोला गया इसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो 6 मेंबर की बॉडी होगी ये क्या करेगी? पॉलिटिकल मैटर को, यानी कि BO बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 6 लोगों की एक असेंबली होगी, बोर्ड होगी जो पॉलिटिकल मैटर को डील करेगी। कमर्शियल मैटर कौन करेगा डील? कंट्रोल, ये ठीक है। कोर्ट ऑफ कंट्रोल डील करेगा, मैटर डील करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो डील करेगा कमर्शियल मैटर को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल डील करेगा पॉलिटिकल मैटर को। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट, एंड टू supervise and that all the operations of the civil and military government are revenue of the British possession in India। यानी ये सब दोनों चीज़ें जो होंगी ये क्या होंगी? बाकी जो बचेंगे वो सब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी। ये दोनों मैटर्स, कमर्शियल मैटर कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा। और पॉलिटिकल मैटर कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ठीक है। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी अब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना हो जाती है। समझ में आ गया? ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होती है? ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब एक सेंटर की गवर्नमेंट और एक स्टेट की गवर्नमेंट। तो यानी यहाँ पे हम सेंट्रल स्टेट नहीं समझेंगे, अभी समझेंगे कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट जो होगी जो कमर्शियल मैटर को देखेगी, ठीक, एक बॉडी, और दूसरी जो बॉडी होगी वो
पॉलिटिकल मैटर को देखेगी। समझ में आ गया। तो इसको हम कहते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट इंडिया में जनरेट हो गई, इस्टेब्लिश हो गई। किसके थ्रू? सिंपल से पूछ देगा कि दोहरी गवर्नमेंट इंडिया में किस एक्ट के थ्रू स्थापित होती है, तो 1784 एक्ट के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में पिट्स इंडिया के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हो जाती है। समझ में आ गया। इसमें 2 ही पॉइंट आपको याद रखना था, मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चला जा। अगला हमारा छोटा सा एक्ट है, एक एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है। पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। ठीक है, ही प्लेज 2 डिमांड्स, इन्होंने 2 डिमांड की, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपॉइंट किया गया। इनका नाम क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस साहब ने 2 डिमांड रख दी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। क्या क्या रखी भाई, देखते हैं। इन्होंने 2 डिमांड रखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली डिमांड, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। इन्होंने कह दिया कि भाई कुछ स्पेशल क्लास में मेरी जो काउंसिल है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल होती है, उस काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड का मुझे पावर दे दिया जाए पहली बार। यानी अगर वो डिसीजन, काउंसिल ने कोई डिसीजन दिया है तो मैं उसको मना भी कर सकूँ, ये मुझे पावर दे दीजिए। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में। समझ में आ गया। इन्होंने पावर ये मांग लिया। दूसरी पावर क्या मांगते हैं साहब? ये मांगते हैं कि ही शुड आल्सो बी कमांडर इन चीफ। इन्होंने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ बना दीजिए, राइट। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786, इन्होंने कहा कि मुझे क्या करिए, 86 के अधिनियम के अकॉर्डिंग मुझे कमांडर इन चीफ का भी पावर दे दीजिए, मुझे कमांडर इन चीफ बना दीजिए। समझ में आ गया। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने मांग लिया कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाइए, प्लस मुझे ऐसी पावर दे दीजिए कि मैं काउंसिल के डिसीजन को भी मना कर सकूं स्पेशल केसेस में। तो ये दोनों पावर इन्होंने मांग लिया। किसने मांगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। समझ में आ गया। ठीक है, कौन थे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो मैंने पिछले आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है चार्टर एक्ट 1793। 1793 का चार्टर एक्ट आता है। ये क्या रहता है, इसमें क्या प्रोविजंस होते हैं, समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा, जो अभी पावर मांगा था इन्होंने, उनकी बात करते हैं कि इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल एंड ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज। क्या कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने क्या किया, ये मांग दिया कि मैं काउंसिल की मिनिस्ट्री, काउंसिल जो है मेरी, उसके डिसीजन को मैं ओवरराइड करने की मुझे पावर दे दीजिए। तो इसमें इनकी पावर को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कि अब से जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उन सबको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या काउंसिल की पावर को, काउंसिल के डिसीजन को मना करने का, उसको न मानने का या मानने का अधिकार दे दे। ठीक है, तो ये इसमें इनको मिल जाता है। समझ में आ गया। 93 में इनको मिल जाता है पावर। ओके, एंड आल्सो गेव द पावर गवर्नर जनरल मोर पावर। गवर्नर जनरल को और भी पावर मिल जाती है, खाली यही नहीं, और पावर मिलती है। क्या करने के लिए? टू कंट्रोल द सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी। यानी सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ आपका बॉम्बे था, मद्रास था, और भी जहाँ जहाँ प्रेसिडेंसी रही हैं इनकी स्पेशल, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया। अब ये गवर्नर जनरल क्या करें, उनको कंट्रोल करेंगे। ये तो फिलहाल पहले से इनको मिल रहा था। ठीक है, इसको और पावर बढ़ा दिया गया। समझ में आ गया। ओके, ठीक है, ये सिंपल है, ये पुराना वाला ही चीज़ है। ओके, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। इसने क्या किया, ट्रेड मोनोपोली के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड जो एक अधिकार मिला था उसको, कि केवल इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और ब्रिटेन की कोई कंपनी आके यहाँ ट्रेड नहीं करेगी, उसको क्या कर दिया कि बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए? फॉर द 20 ईयर्स, अगले 20 सालों के लिए उसकी पावर को बढ़ा दिया गया। कब किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1793 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। समझ में आ गया कि अभी तक, यानी अगले 20 सालों तक कोई और अदर कोई कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती। समझ में आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी जो ऊपर दिया गया कमांडर इन चीफ का, इन्होंने कहा था मुझे कमांडर इन चीफ बना दीजिए, उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो आपने मांग किया था इसमें
जो कालमानी साहब ने कि मुझे कमांडर चीफ बनाइए, तो इन्होंने कहा कि इस वाले में कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ गवर्नर्स जनरल काउंसिल। कहा गया कि कमांडर चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं होगा जब तक ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक कि उसे अपॉइंट ना किया जाए तब तक वो काउंसिल ऑफ जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने पिछले में पढ़ा अभी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ देयर इंडियन रेवेन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, इंडिया से जो राजस्व कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्य और उसके स्टाफ के सभी सदस्यों की सैलरी या पैसा दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये चीज़ें कह दी गई, राइट। अब उनका जो पैसा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं मिलेगा, ब्रिटेन नहीं देगा, इनका इंडियन रेवेन्यू से ही सारा पैसा इनको दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये 4-5 पॉइंट आपका चार्टर एक्ट 1793 वाले में था, आपने देख लिया क्या क्या था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए, पिछला वाला भी स्लाइड करके देख सकते हैं, राइट, ओके, आगे चला जा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट 1813। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए ये है ना कि ये जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जब अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मोनोपोली दी गई थी। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, इसका मतलब ब्रिटेन की और भी कंपनियां थीं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन दिया गया था, ठीक है। तो अब उसको ये कह दिया गया कि केवल इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि और अदर कंपनी भी ब्रिटेन की आकर ट्रेड कर सकती हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला पढ़ते हैं, इट इंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, लेकिन किस चीज़ में मोनोपोली भी कंटिन्यू थी, क्या किस में थी, एक्सेप्ट कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विथ चाइना, यानी चाइना के साथ केवल व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये मोनोपोली अभी भी उसके पास है। एंड ट्रेड इन टी विथ इंडिया, और इंडिया में टी चाय के साथ इंडिया में उसको अभी भी क्या है, मोनोपोली है। समझ में आ गया, सिंपल सा लाइन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी उसके मोनोपोली को रखा गया किसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना में व्यापार करेगी केवल, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही, प्लस इंडिया में चाय के साथ जो व्यापार करेगी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई अदर कंपनी नहीं करेगी। कहाँ पर, इंडिया में। समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मोनोपोली ख़त्म तो किया गया लेकिन दोनों को नहीं किया गया ख़त्म। तो यही वाला आपका क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम के लिए बनाए जाते हैं यहाँ से। तो मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ कहाँ कहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं, आपको उसको ध्यान रखना है वहाँ पर, बल्कि आप ऐसे क्यू मार्क कर दिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ओके। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है, इतना याद रखना है। जबकि एक चीज़ आपको याद रखना है कि दिस लास्टेड टिल, ये जो चीज़ें थी 1833 तक लास्ट चलती हैं, यानी कब तब तक चलती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अगला अधिनियम आ जाता है। तो इतना बस आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, अब इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, यानी अब थोड़ा सा सॉवरेनिटी, ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी इंडिया पे थोड़ा सा बन जाती है, इंडिया पे ब्रिटिश क्राउन का थोड़ा बहुत संप्रभुता बन जाती है, राइट, समझ में आ गया, ओके। जैसे अब ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए आया है, सिंपल पूछ देगा कि विच वाज द चार्टर एक्ट बाय विच सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वाज स्टेब्लिश वाज स्टार्टेड कब किया गया था, तो 1813 में ही थोड़ा बहुत सॉवरेनिटी इंडिया पे हो गई थी थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन के तरफ से, राइट, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम में 19 में आया हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझना आपको है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। कौन सा अधिनियम, 1813 का अधिनियम ही अलाउड कर देता है ब्रिटिश मिशनरी को, ये क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में आए और इंडिया के जो लोग गधे लोग हैं, सॉरी गधे नहीं, जो लोग मतलब ना समझ लोग हैं उनको इनलाइट करें। तो इंडिया में मिशन कॉलेज या मिशनरीज की स्थापना हो गई इसी अधिनियम से। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1813 में ही
क्रिश्चियन मिशनरी को इस्टेब्लिश करने का अनुमति मिल जाती है कि वो लोग इंडिया में आए हैं और इंडिया के लोगों को पहले तो वहाँ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ पे काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी वगैरह या उसमें जो लोग नौकर थे सर्वेंट थे उनको इनलाइट किया जाए, उसके बाद फिर यहाँ के लोगों को भी इनलाइट किया जाए, शिक्षा दिया जाए। ठीक है, इनलाइटमेंट में शिक्षा दिया जाए, तो ये अलाउड कर दिया गया। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी इसके थ्रू 1813 के ही थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने का अधिकार मिल गया। यानी कि अब इंडिया में भी रूल ये बन के आ गया कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन ला दिया जाए, इसको फैलाया जाए। राइट, इंडिया के सबसे पहले इंडिया के जो टेरिटरी जो वहाँ पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज वगैरह खोल करके इंडिया के लोगों को भी शिक्षित किया जाएगा। फर्दर हम पढ़ेंगे आगे तो। ठीक है, अब इसके लिए इंडिया के नेटिव में 1 लाख तक की फीस शिक्षा रखी दी गई इंडिया में, इंडिया के लोगों के लिए। मतलब इंडिया के 1 लाख रुपए तक का एजुकेशन दिया जाएगा इंडिया में। समझ में आ गया? ये 2018 प्री में क्वेश्चंस आया हुआ सीधे सीधे। तो 1 लाख रुपए तक का एजुकेशन, राइट, इंडिया में वेस्टर्न कल्चर फैलाया, वेस्टर्न एजुकेशन फैलाया जाएगा। राइट, यहाँ के लोगों को प्लस यहाँ के जो और भी ब्रिटिशर्स हैं उनको भी। क्लियर, समझ में आ गया? धीरे धीरे अब कॉलेज की व्यवस्था आगे बढ़ रही है। राइट, ओके। नेक्स्ट, इट अथराइजेज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पर्सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये इस अधिनियम ने, चार्टर एक्ट ने इतना पावर दे दिया लोकल गवर्नमेंट्स को, इंडिया के लोकल गवर्नमेंट्स को, कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो पर्सन पे, लोगों पर टैक्स इम्पोज कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। इतना पावर उन्होंने दे दिया। समझ में आ गया? ओके। दे कुड आल्सो पनिश, और अगर वो टैक्स पे नहीं करते हैं, टे नहीं देते हैं, तो उस व्यक्ति को जो टैक्स नहीं अदा कर रहा है उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। इतनी पावर दे दी गई किस एक्ट में? चार्टर एक्ट 1813 में। समझ में आ गया? इतनी सारी चीज़ें आपको मिली। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट आपको 5 चीज़ें आ गई हैं किसमें? चार्टर एक्ट 1813 में, 1813 वाले में। क्लियर हो गया? ओके, आगे चला जा। ठीक है, नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, अभी पहला हमने देखा था 1813, इसके बाद आ गया ये लास्ट कब तक करता है? 1833 तक चलता है। तो आपको देखना है कि 1833 का अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट आता है। ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ये एक वर्ड नया मिल गया आपको, सेंट्रलाइजेशन। ये सब वर्ड आपको पॉलिटी में फ्री मिलेंगे। तो आपको अभी बैकग्राउंड देखना है, हिस्ट्री का बैकग्राउंड, कैसे कैसे ये सब वर्ड इंडिया के संविधान में पुट हुए हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, समझिए, देखिए, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर जो है, सारी की सारी पावर कहीं एक जगह पे केंद्रीकृत हों, उसको बोल दिया गया सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? तो सारी की पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। और अगर इसका उल्टा कह दिया जाए, यानी कि पावर सेंटर के हैं, ये पावर डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, ये पावर छोटे छोटे लेवल्स पे बट रही हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर लास्ट में लोकल गवर्नमेंट, यानी इसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो आप समझिए ऐसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपनी सारी पावर अपने पास रखती है, सारी पॉलिसीज बनाने की, सारे लॉज बनाने की, तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। लेकिन वो पावर अब संविधान के थ्रू स्टेट को, फिर उसके नीचे लेवल पंचायती राज को दे दिया गया, तो इसको बोलेगा डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण। राइट, इसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब था केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। तो ये पहला फाइनल स्टेज था सेंट्रलाइजेशन करने का। इसका मतलब सारी पावर सेंटर के हाथ में हो, ये अंतिम स्टेज थी, अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा? 1833 का। समझ में आ गया मेरे ख्याल से? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। समझ में आ गया? तो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल का था वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, जिसमें पहले गवर्नर इंडिया बनते हैं लॉर्ड बेंटिंग, विलियम बेंटिक बनते हैं। राइट, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाता है आपका। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए किस अधिनियम के थ्रू, किस चार्टर के थ्रू? 1833 के चार्टर के थ्रू। अब लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा करके, यानी उसकी पोस्ट को
चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसमें पहला नाम होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल ऑफ वाज वेस्टेड विथ ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, इसके अंदर दोनों पावर होंगे, सिविल और मिलिट्री पावर दोनों इसी के पास होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ प्री के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इट डिप्राइव्ड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अब मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर जो थे उनको हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, यानी उसकी पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। यानी क्या कर दिया गया, पोस्ट को ख़त्म नहीं किया बल्कि अब उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब पोस्ट तो थी बंगाल, बॉम्बे में, मद्रास में अभी गवर्नर तो है ही, लेकिन वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर उनको दी गई थी उसको ख़त्म कर दी गई। यानी विधायी शक्तियाँ थी कि वो खुद पॉलिसी बना सकते हैं, नियम बना सकते थे, उसकी पावर को छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब वो सारी पावर किसके अंदर चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर चली गई। समझ में आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, द लॉज मेड अंडर द प्रोविजन ए प्रीवियस एक्ट्स, जो अब तक एक्ट बन रहे थे उनके अंदर जो कानून बनाए जा रहे थे, जो एक्ट आ रहे थे इंडिया में, वो जो कानून अब तक आ रहे थे बन करके जिस एक्ट के थ्रू, उनको हम रेगुलेशंस कहते थे। रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे किसी न किसी कंपनी को, ठीक, किसी न किसी चीज़ को। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। जबकि वाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, अब से जो कानून बन के आएंगे इस एक्ट में, दे वर नोन एज एक्ट, अब इनको हम एक्ट कहते हैं। सिंपल सी चीज़, एक्ट और रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि जो सीधे सीधे किसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बन के आ रहा था, लॉ बन के आ रहा था, उसको बोला गया रेगुलेशंस। लेकिन अब सीधे सीधे अब जो मेन हेड हो गया, यानी कि अब ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू अब एक ऐसी पोस्ट इंडिया में जनरेट कर दी गई जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगी, किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो उसको अब जो बैक एक्ट बन के आएगा वो सीधे सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से बन के आएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसीलिए इसको बोल दिया गया एक्ट। समझ में आ गया। ऐसे आज हमने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है कि जो एक्ट कहे जाते हैं, एक्ट लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की पार्लियामेंट दोनों हाउसेस से कोई बिल पास होता है, तब जाकर पास होने के बाद, फाइनल साइन होने के बाद ही उसको हम एक्ट कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अब जो चीज़ें बन के आएंगी वो पार्लियामेंट से पास होने के बाद बन के आएंगी, इसलिए इसको बोला गया है एक्ट। इतना याद रखना है 1833 के अधिनियम से। समझ में आ गया। ओके, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग इट अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी तक हमने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी माना जा रहा था, यानी कमर्शियल पर्पज, कमर्शियल अफेयर्स वो देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ये चीज़ें छीन ली गई, ख़त्म कर दी गई कि कमर्शियल बॉडी, ठीक है, ख़त्म कर दी गई। अब इसको प्योरली, पूर्ण रूप से केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मान दिया गया, बना दिया गया। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कमर्शियल में वो सारा काम कौन देखेगी, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी या ब्रिटेन के लोग देखेंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये केवल अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही देखेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, प्रशासनिक संस्था ही बन जाती है। समझ में आ गया। ये पॉइंट के लिए पूछा हुआ है सीधे सीधे, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इट इंट्रोड्यूस्ड लॉ मेंबर मैकाले। लॉ मेंबर ने, यानी जो मेंबर थे, लॉ मिनिस्टर थे, सदस्य थे, मैकाले साहब, इंट्रोड्यूस्ड लॉ मेंबर इन गवर्नर्स काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 1833 के अधिनियम के थ्रू गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर बना दिया गया। पहली बार लॉ मेंबर बनाया गया, जिसमें लॉर्ड मैकाले को लॉ मेंबर बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ओपन कंपटीशन, इस अधिनियम के थ्रू ओपन कंपटीशन भी लाया जाता है। ठीक है, ओपन कंपटीशन भी लाया जाता है, लेकिन ओपन कंपटीशन जो लाने की बात की गई थी उसको क्या कर दिया, नेगेटेड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ओपन कंपटीशन का मतलब ये समझना है कि सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम, या कह सकते हैं कि इंडियंस के लिए भी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टिंग कराना, यानी उसमें जॉब देना, इसके लिए एग्ज़ाम कराए जाते थे ओपन
कंपटीशन होता था, तो उसको क्या कर दिया गया, नेगेट कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इमाइग्रेशंस ऑफ यूरोपियंस, भारतीय या यूरोपियंस के इमाइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया कि यूरोपियन लोग यहाँ पे इमाइग्रेट नहीं कर सकते। एंड एक्वायर प्रॉपर्टी वर लिफ्टेड, और जो इन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर किया था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ले लिया गया। नेक्स्ट, इंडियंस लॉ कोडिफाइड एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंडियंस के लॉ को कोडिफाई कर दिया गया, यानी इसको बाध्यता मान्यता दे दी गई और इसको कंसोलिडेट कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे आया हुआ है कि नो इंडियन डिनाइड एम्प्लॉयमेंट, किसी को भी इंडियन जो थे उनको एम्प्लॉयमेंट नौकरी करने से रोका नहीं गया अंडर कंपनी के अंदर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी भी व्यक्ति को इंडिया का रोका नहीं गया। किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ, चाहे वो धर्म से हो या किसी कलर से हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, तो धर्म के नाम पे या कलर के नाम पे उसको बार नहीं किया गया, डिनाई नहीं किया गया, यानी कि वो जॉब कर सकता है किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एबोलिश्ड स्लेवरी, पूछेगा सीधे सीधे कि लॉर्ड मैकाले, आपको पता है लॉर्ड मैकाले के ही समय में स्लेवरी को ख़त्म किया गया था, गुलामी। ठीक है, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, गुलाम सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया गया 1833 के अधिनियम के थ्रू। ये सारी चीज़ें आपका 1833 में ही आई हुई हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, आगे चला जा। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस अधिनियम का सबसे लास्ट है ये कंपनी एक्ट के थ्रू। तो अब तक कंपनी है इंडिया में, ठीक है, ऐसा नहीं कंपनी ख़त्म हो गई, अभी भी है। तो 1853 का चार्टर एक्ट, ये पढ़ने क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इसमें कि इसमें क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया पावर को। गवर्नर जनरल की जो पावर की काउंसिल थी, इसकी पावर को बांट दिया गया। ठीक है, बांटने का मतलब जैसे हम आज देखते हैं, समझिए कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारी जो पार्लियामेंट की पावर है वो डिवाइड है, या कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा एग्जीक्यूटिव है, एक है लेजिस्लेटिव और एक है आपका जुडिशियल सिस्टम है। तो पूरी इंडिया की जो पावर है या गवर्नमेंट की जो पावर 3 भागों में डिवाइड होती है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ बात आई है इस अधिनियम में 1853 में। क्या आती है बात, देखते हैं। सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर काउंसिल, यानी कि गवर्नर काउंसिल की जो फंक्शन थे इसको बांट दिया गया। एक को बोल दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल की बॉडी होगी और एक होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बॉडी होगी, यानी इसका काम अलग, इसका काम अलग, 2 भागों में 2 फंक्शन बांट दिए गए, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को बांट दिया गया। समझ में आ गया? किसकी काउंसिल का? गवर्नर जनरल जो था इंडिया का, उसकी पावर को 2 भागों में बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी यहीं पे आ जाता है क्या, सेपरेशन ऑफ पावर। यहीं पे आपका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द जुड़ जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण या शक्ति का बंटवारा। समझ में आ गया? तो सेपरेशन ऑफ पावर जुड़ जाता है किस अधिनियम के थ्रू? 1853 के अधिनियम के थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर जुड़ जाता है। ठीक है, संविधान में। ओके, क्लियर है? यानी एक एक चीज़ें करते हुए जुड़ती चले जा रही हैं आपके संविधान में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस काउंसिल जो बांटा गया, इसमें 6 नए मेंबर जोड़ दिए गए। कितने? 6 न्यू मेंबर जोड़ दिए गए, जिनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर कह दिया गया। ठीक है, इस वाले बॉडी में। समझ में आ गया? ओके। टू द काउंसिल नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को क्या बोल दिया गया? इसी को बोल दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको एकदम याद रखना है कि अब धीरे धीरे काउंसिल बनती चली जा रही सेंट्रल में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडिया के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण हो जाता है अब जा करके। ठीक है, समझ में आ गया? जो प्रेजेंट टाइम में आज पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव काउंसिल है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसी में पहली बार इस वाले काउंसिल में पहली बार लोकल लोग भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, लोकल इंक्लूड भी इसमें हो जाएंगे, यानी इस इंडियन
काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। कितने लोग? 4 लोग। इसमें पहली बार इंडियन लोकल्स भी इंक्लूड कर दिए गए, 4 मेंबर्स हो गए, अपॉइंटेड किए गए हैं बाय द लोकल्स, लोकल प्रोविंस के द्वारा, यानी लोकल लोग ही इसमें जुड़ेंगे। लोकल की प्रोविंशियल के द्वारा इनको इलेक्ट करके अपॉइंट भेजा जाएगा और ये लोग इसमें अपॉइंट होंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से रहेंगे? फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इन चारों जगहों से एक एक करके आ गए। कहाँ पे लोग? सेंट्रल की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी किसके अंदर थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर थी। उसके अंदर 4 मेंबर जुड़ जाते हैं। कहाँ से? लोकल बॉडीज से। कहाँ कहाँ से? मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। समझ में आ गया? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, जो अभी अपने पहले पढ़ा था 1813 वाले में, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो 1853 में फिर से ओपन कंपटीशन खोल दिया गया। किसके लिए? सिविल सर्विसेज जॉब के लिए। यानी कि जो उस समय हुआ करती थी ICS का एग्ज़ाम हुआ करता था, उसके कंपटीशन के लिए ओपन कंपटीशन कर दिया गया कि इंडिया के लोग भी अब बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, और होगा एग्ज़ाम तो उसमें भर भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम तभी से शुरू हो गया इंडिया के लिए। क्लियर हो गया? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड मैकाले कमेटी 1854 में, यानी 53 में आया, 54 बनाया जाता है 1854 में लॉर्ड मैकाले कमेटी, जिसके थ्रू इंडियंस को भी अब ओपन कर दिया गया, ओपन कंपटीशन हो गया कि इंडिया के लोग भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और है, गवर्नर जनरल कुड हैव वीटो विल, यानी कि गवर्नर जनरल जो था उसको वीटो की पावर होगी। वीटो पावर क्या होती समझिए थोड़ा सा। अभी हमने देखा यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसके 2 हाउसेज हो गए, एक लेजिस्लेटिव हो गया था काउंसिल सेंटर की, और एक हो गया एक्सिक्यूटिव हो गया। ठीक है, इसके पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होगी। वीटो पावर किसे कहते हैं? वीटो का मतलब अगर काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, कोई भी पॉलिसी लॉज वगैरह बनते हैं तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? इसका होगा, गवर्नर का होगा। ठीक है, इसी वजह से ये वीटो पावर हो। वीटो पावर का मतलब फाइनल डिसीजन वो चाहे तो उनको इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अधिकारों को या उनके दिए गए डिसीजन को मना भी कर सकता है। इसलिए वीटो पावर किसके पास था? अभी गवर्नर जनरल के ही पास था। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इतने आपको याद रखना था। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया है। कंपनी का अधिनियम के अंदर, कंपनी के अंदर कौन कौन सा अधिनियम आए उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से लाभ बनते हैं और कौन कौन चीज़ें अब तक हमारे संविधान में आ चुके हैं। आपने देखा कि ये लेजिस्लेटिव भी आ गया, एक्सिक्यूटिव भी आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही है? इंडिया के संविधान में इनपुट हो रही है। राइट, ओके, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है द क्राउन रूल। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन डोंट वरी, पूरा देखिएगा, नोट करते जाएगा। PDF आपको मैं दे देता हूँ, इसका PPT भी मिल जाता है आपको चैनल पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और प्लस आपको मैं टेलीग्राम पे भेज ही देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लिया करिए, डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, ओके, चलते हैं, हम समझते हैं क्राउन रूल। अब तक कहानी समझ में आपको मेरे ख्याल से आ गई, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला होगा आपको कि कैसे कैसे किस किस तरीके से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं, कैसे कैसे डेवलप होते हैं, कैसे कैसे मिलती हैं चीज़ें, और आज जो प्रेजेंट टाइम में हमारा संविधान है वो किस तरह से डेवलप होकर के, इवॉल्व होकर के आया है, बनाया है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे एक घटना होती है, 1857 का युद्ध होता है या विद्रोह होता है कह सकते हैं। ठीक है, एक विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, 1857 का रिवोल्ट। इसके बाद एक ऐसी घटना घटती है कि पूरे देश में पूरा एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके जो सिस्टम थे उसको ध्वस्त कर देता है, गिरा देता है, ख़त्म कर देता है। और अगर ऐसा थोड़ा बहुत सब लोगों ने सपोर्ट किया होता, शायद राजा महाराजाओं ने या प्रिंसली स्टेट्स ने या कुछ और लोगों ने, तो शायद ये 1857 में ही हमको आज़ादी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल गई होती। लेकिन यूनाइट ना होने की वजह से हमको आज़ादी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस वक्त अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसकी आंखें खुल गई, उसने सोचा भाई अब ये तो अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा हमने गलतियाँ की होती तो हमको हाथ धो के यहाँ से जाना पड़ता है इंडिया से। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम ख़त्म किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म करो भाई।
इसकी सिस्टम को ख़त्म कर दो, अब हमारे क्लच में रहेगा पूरा। अब राजा जो होगा वही रूल कानून बनाएगा, सब कुछ सिस्टम वही बनाएगा इंडिया के लिए, ठीक है। अब कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोई भी बॉडी नहीं होगी, ठीक है। तो ये अब होता है पूरा पूरा क्राउन रूल, इसको जानते हैं हम लोग क्राउन रूल के नाम से। तो 1858 से लेके 1947 तक इंडिया के आए तक जो रूल होता है, जो कानून आते हैं इंडिया में, वो क्राउन रूल के नाम से ही जाने जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो पहला जो कानून बन के आता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, उसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? क्योंकि अब वो इंडिया के लिए कानून बन के आ रहा है, ठीक है। किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या किसी अदर बॉडी को रेगुलेट करने के लिए नहीं आ रहा, वो पूरा का पूरा इंडिया के लिए आ रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया पूरा इंडिया में, तो अब ये इंडिया के लिए एक्ट बन के आएगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या आता है। पहला पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ अप्रैल में। तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, आपको याद रखना, सीधे से प्रीलिम में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। असल में क्या होता है, प्रीलिम में क्वेश्चन ऐसे 2-3 पॉइंट दे देगा, पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, किस अधिनियम में ये बातें कही गई हैं, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द क्राउन, रूल ऑफ क्राउन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी अब तक की कंपनी का जो रूल था उसको रिप्लेस्ड कर दिया गया, अब हो गया रूल ऑफ क्राउन। क्राउन का मतलब अब ब्रिटेन का क्वीन होगा, क्वीन होगी या फिर किंग होगा, उसके थ्रू सीधे सीधे इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाएगा, इंडिया के लिए डायरेक्ट रूल बनाया जाएगा, समझ में आ गया। तो अब रिप्लेस कर दिया गया, ओके। चेंज्ड द डिजाइनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था इसको बना दिया गया वायसराय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको वायसराय बना दिया गया। अभी हमने पढ़ा था, एक बार था गवर्नर, गवर्नर से क्या बना, गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल से क्या बन गया, गवर्नर जनरल बंगाल बन गया, गवर्नर जनरल बंगाल बनने के बाद फिर क्या आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया। अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल करके क्या हो गया, उसकी जगह पे वायसराय ऑफ इंडिया कह दिया गया, समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते नाम चला दिया इसका, ओके। तो अब जो वायसराय होगा इसको एजेंट कहा जाएगा, किसका, उस किंग का, उस क्वीन का, जो ब्रिटेन का राजा या रानी होगा, यानी ब्रिटेन की राजा का वो एजेंट होगा, समझ में आ गया। कौन, जो इंडिया का वायसराय, यानी हेड जो होगा पूरा इंडिया का, वो एक ब्रिटेन की पार्लियामेंट का या ब्रिटेन का हेड होगा या ब्रिटेन का एजेंट होगा, राइट, समझ में आ गया। तो वायसराय समझ में आ गया, ठीक है। दिस एक्ट अबोलिश्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो अपने देखा था अभी ड्यूअल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, जो पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया था, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इस तरह कुछ शब्द आए थे। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया, किसमें, 1858 के अधिनियम में, ठीक है, इसमें ख़त्म कर दिया गया, समझ में आ गया। तो ड्यूअल गवर्नमेंट और सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट, दिस एक्ट आल्सो इंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी इसको बोलते हैं हड़प नीति, इसको बोला गया हड़प नीति, जिसको डलहौजी का नाम आपके जुबान पे अक्सर आता है, डलहौजी की हड़प नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब हड़प नीति होती क्या, समझिए इतना कि जिस एरिया का राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है, ठीक है, उस एरिया को अंग्रेज क्या करते थे, अपने प्रोविंस में इसको कब्जा कर लेते थे, ठीक है, अपने प्रोविंस में इन्वॉल्व करते, मिला लेते थे, इसीलिए इसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जहाँ जहाँ का उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिस एरिया का, इस एरिया को अंग्रेज या ब्रिटिश उसको कब्जा कर लेते थे, इसी को बोला गया ब्रिटिश, या कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, समझ में आ गया, सिंपल चीज़, ओके। तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया गया। दो चीज़ें, एजेंट ये बन गया, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है, ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब वो जो ब्रिटिश रूल कंपनी का रूल था उसको बदल करके क्राउन रूल कर दिया गया, समझ में आ गया। इसको बोला गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया,
3 चीज़ें 4 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट 5वां आपका डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट खत्म कर दिया गया। 6वां पॉइंट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य का जो सेक्रेटरी होगा वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जो राज्य का सेक्रेटरी होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कैबिनेट बनती है, उस कैबिनेट का एक सदस्य होगा कौन, स्टेट का सेक्रेटरी। राइट, समझ में आ गया। एंड ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट, एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, was a member of the British cabinet and was ultimately responsible to the British of government। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेक्रेटरी बनेगा स्टेट का वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, यानी कि वो जवाबदेह किसके लिए होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। जैसे प्रेजेंट टाइम हम पढ़ते हैं कि लोकसभा का जो सदस्य होता है या काउंसिल का जो मेंबर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का मेंबर, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो सेक्रेटरी बनाया जाएगा स्टेट का वो ब्रिटिश कैबिनेट का होगा और लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, यानी अब 2 पोस्ट होंगी आपकी इंडिया में, एक होगा आपका वायसराय और एक होगा आपका क्या, सेक्रेटरी। अभी आगे मिलेगा। तो एक तरफ होगा वायसराय और दूसरी तरफ होगा सेक्रेटरी। तो जो सेक्रेटरी होगा सीधे सीधे कैबिनेट का मेंबर होगा, कहाँ की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट कैबिनेट का मेंबर होगा। राइट, और ये सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल यानी कि पूरे काम को पूरा रिपोर्ट किसको करेगा, ब्रिटिश की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा, सीधे सीधे डायरेक्टली। समझ में आ गया। ओके, आगे लोग मिलेंगे तो समझेंगे, एक एक करके देखेंगे, समझेंगे तो पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल, एक 15 सदस्यों की काउंसिल बनाई जाएगी इंडिया के लिए। एंड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी आपको बताया मैंने कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ये वाला, इसको असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, काउंसिल बनाई जाएगी। ठीक है, जो इसकी हेल्प करेगी इंडिया के लिए। समझ में आ गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन बी स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, यानी कि ये इंग्लैंड में, इंडिया में, दोनों में रह सकता है, यानी कि यहाँ वहाँ दोनों जाकर, यहाँ कोई सूचना होगी जाके इंग्लैंड में पेश करेगा, बताएगा, क्योंकि इंग्लैंड की ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होगा, तो वहाँ पे जाके सूचना देगा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ओके, अब इतना समझ लीजिए कि एक बॉडी बन गई आपकी वायसराय की। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बॉडी बन गई किसी, सेक्रेटरी की। तो जो सेक्रेटरी बन रहा है ये कहाँ का है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य है एक। राइट, तो ये रिपोर्ट किसको करेगा, सीधे ब्रिटेन में जाकर के रिपोर्ट करेगा। राइट, इसको असिस्ट करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसको असिस्ट करेगी। समझ में आ गया। तो ये सबको असिस्ट करने यानी सब बनाएंगे और सब लोग फिर लास्ट में जाकर फाइनली रिपोर्ट किसको करेंगे, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट को। समझ में आ गया। तो सेक्रेटरी और वायसराय दोनों की पोस्ट मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, आगे चला जाए। अगला हमारा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इसको काउंसिल एक्ट के नाम जानते हैं। 1861 का काउंसिल एक्ट आता है, अधिनियम आता है। काउंसिल एक्ट क्यों कहा गया भाई, समझिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बना, सेक्रेटरी बन गया। राइट, सेक्रेटरी बना। तो अब ये जो 15 मेंबर की कमेटी है, समझिएगा, जो 15 मेंबर काउंसिल है, इसी काउंसिल के लिए एक्ट बन करके आएगा, कहाँ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इसीलिए अब के जो एक्ट हो रहे हैं दे आर नोन इंडियन काउंसिल एक्ट। समझ में आ गया। तो अब इनको हम इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो काउंसिल के लिए एक्ट आता है 1861 में बन करके आता है। इसको समझते हैं, क्या इसमें प्रोसीजर आते हैं, देखते हैं। अब इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब तक जो बॉम्बे और मद्रास से जो इनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थीं, कब छीनी गई थीं बताइए। ठीक है, कब छीनी गई थी, 1833 के अधिनियम में, चार्टर एक्ट में इनकी पावर को ख़त्म कर दिया गया, छीन लिया गया था। किसकी पावर को, बॉम्बे को और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ छीन लिया गया था। राइट, और फिर रिस्टोर कर दिया गया था किसको, गवर्नर जनरल को। तो उसको क्या कर दिया, वापस दे दिया गया। यानी अब एक नया शब्द जुड़ गया आपको, आपकी पॉलिटी में, वो जुड़ गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अब पावर क्या किया, बांटा जा रहा है। ठीक है, अभी तक लिया जा रहा था सब जगहों से, अब उनकी विधायी शक्तियों को वापस किया गया। 2 जगहों को, बॉम्बे और मद्रास को वापस कर दिया गया। ठीक है, जो चार्टर एक्ट 33 में आपको इनको वापस लिया गया था, अब इनको वापस दे दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। कौन शक्ति, विधायी शक्तियों को।
समझ में आ गया? ओके। इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी कि जो इंडियंस को रिप्रेजेंट करे, इंडियन को प्रतिनिधि करे, ठीक है, और ये लॉ मेकिंग प्रोसेस को भी हेल्प करेगी, कानून बनाने में भी हेल्प करेगी। इसका मतलब बॉम्बे मद्रास में ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी इंडियन को शामिल किया जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब कि अब इंडिया के कानून बनाने के लिए इंडियंस को भी धीरे धीरे इंक्लूड किया जा रहा है। समझ में आ गया? ओके। इसलिए जो लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्तियाँ हैं, कानून बनाई शक्तियाँ हैं, बम्बे और मद्रास को दे दी जाती, वापस दे जाती हैं। समझ में आ गया? तो डिसेंट्रलाइज करने का एक तरीका ये भी था। नेक्स्ट, वायसराय नॉमिनेटेड सम इंडियंस, वायसराय क्या करेगा? कुछ भारतीय को नॉमिनेट करेगा, ठीक है, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपनी काउंसिल में। अपनी काउंसिल को बढ़ाने के लिए कौन? वायसराय अपनी काउंसिल को बढ़ाने के लिए कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट करेगा। कौन लोग होंगे वो लोग होंगे इंडियंस होंगे, ठीक है। जैसे इसमें से 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया, किसमें? किसी काउंसिल में? वायसराय की काउंसिल में, वायसराय की परिषद में 3 सदस्य को नॉमिनेट किया गया। पहला होता है, एक व्यक्ति होता है राजा बनारस, ठीक है, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। इन तीनों लोगों को इसमें जगह मिलती है नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में, किसमें? वायसराय की काउंसिल में, ठीक है। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल है 123, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ का जो वायसराय है, वायसराय के पास पावर दे दी गई कि इमरजेंसी सिचुएशन में एक आर्डिनेंस जारी कर सकता है। आर्डिनेंस होता है ये कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी लोकसभा, राज्यसभा, संसद में ना हो, उसमें इमरजेंसी में कोई भी कानून बनाना पड़ जाए तो प्रेसिडेंट कोई कानून बनाता है, ठीक है, लेकिन वो 6 महीने तक मैक्सिमम रह सकता है। वही चीज़ यहाँ वायसराय के पास पावर दे देगी कि इमरजेंसी सिचुएशन में वायसराय क्या करेगा? इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपका सीधे सीधे अभी भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में है ना। ओके, एम्पावर द वायसराय टू फ्रेम द रूल्स ऑफ बिजनेस। रूल्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 77 में है, पार्लियामेंट के कुछ बिजनेस काम करने के कुछ तरीके, कुछ रूल्स, कुछ कानून होते हैं, तो वो कानून मिल गए वायसराय को, ठीक है। किस अधिनियम में? 1861 वाले अधिनियम में ही कुछ कानून मिल जाते हैं वायसराय को। समझ में आ गया? ओके। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, पंजाब को और बंगाल के लिए एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई। समझ में आ गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधायी परिषद या विधायी परिषद कह सकते हैं इसको। नई विधायी परिषद बना दी गई बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में, इन तीनों जगहों पे बना दी जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टैच्यूटरी प्रोविजन भी ला दिया। समझ में आ गया? इसका मतलब है पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि पोर्टफोलियो का मतलब कि डिपार्टमेंट बांट दिया जाएगा। हर चीज़ का डिपार्टमेंट बांट करके उसके थ्रू उनको डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, वो काम करेंगे। तो पोर्टफोलियो बांटने वाला सिस्टम यहीं से आया है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आया हुआ प्रीलिम में, ये यूपीएससी के प्रीलिम में आया है। पोर्टफोलियो सिस्टम में कब से आया है? तो 1861 से आया है। पोर्टफोलियो बांटने वाला सिस्टम तब से चल रहा है, ठीक है। आज भी प्रेजेंट टाइम में मोदी जी अक्सर पोर्टफोलियो बांटते हैं, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री किसके हाथ में रहेगी, किसको दिया जाएगा, ये सब पोर्टफोलियो फेरबदल करते रहते हैं। कौन करता है? पीएम करता है देश का, ठीक है। तो ये सिस्टम आया कहाँ से? 1861 से। सॉरी, समझ में आ गया इतना? ओके, ठीक, आगे चला जाए। नेक्स्ट हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का अधिनियम आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट काउंसिल के नाम से आ रहा है ये भी, ठीक है। अब सारे अधिनियम जो आएंगे सब आपके काउंसिल के ही नाम से आएंगे, ठीक है। अब दाउ द मेजोरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स वर रिटेन्ड
non-official members of the Indian Legislative Council were henceforth to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Council. ठीक है. While the non-official members of the Provincial Council were to be nominated by certain local bodies as universities, district boards and municipality. सिंपल सी बात कर रहा है कि जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो रहे हैं उनकी, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो जैसे बंगाल चैम्बर कॉमर्स से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से होंगे, जबकि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि एक ऑफिशियल मेंबर होंगे, ठीक है, और जो एक नॉन ऑफिशियल होंगे ये लोग नॉमिनेट होकर के अलग अलग बॉडी से आते हैं, जहाँ से यूनिवर्सिटी से रहेंगे, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रहेंगे, म्यूनसिपालिटी से होंगे। यानी सिंपल सी बात कर सकते हैं ये लोग इनडायरेक्टली चुन के आएंगे और ऑफिशियल होंगे डायरेक्टली चुन के आएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, बस इतने समझना है। ठीक है, ओके। बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया, यानी अब यहीं से क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम शुरू हो जाता है इंडिया में। ये आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अधिनियम से शुरुआत होती है इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन की। समझ में आ गया? ओके। काउंसिल टू हैव द पावर टू डिस्कस बजट, यानी काउंसिल के पास पावर होगी कि बजट पे डिस्कस करेगा एंड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकेगा, किससे, एक्सिक्यूटिव से। ये आज भी आप प्रेजेंट टाइम में है ना, कि जो जैसे बजट पे डिस्कस करना प्लस क्वेश्चंस पूछना एक्सिक्यूटिव से। एक्सिक्यूटिव मतलब जैसे कि पीएम से या जो एक्सिक्यूटिव मेंबर्स होंगे कार्य करने वाले, उनसे मिनिस्टर्स लोग क्वेश्चन करते हैं, मेंबर्स लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये सारे सिस्टम तभी से आए हुए हैं 92 वाले अधिनियम से। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से कभी नहीं आया हुआ है। बस याद रखना है कि इनडायरेक्ट वाले में यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इनडायरेक्टली चुना जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से और म्यूनसिपालिटी से। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जो होते हैं मेंबर्स ये लोग इनडायरेक्टली चुन के आते हैं और लोकसभा के डायरेक्टली चुन के आते हैं। तो इसकी बात समझ लीजिए, ऐसे ही है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? आगे चला जाए। अगला हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। यहाँ से पक्का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें छोटी मोटी हैं, ढेर सारा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वही देखा जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन का प्रोसीजर एलिमेंट यूज किया गया पहली बार किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है, 1909 के अधिनियम के थ्रू, इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहा गया। एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी पूरे सेंट्रल लेवल पे, और बाकी सब जगहों पे प्रोविंस में क्या होंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल होंगी, वहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे भी होगा, मेन हेड सेंटर का। तो कहा जा रहा है कि एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी मेजोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के जो इनडायरेक्टली हो रहे थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर हो रहे हैं प्रोविंशियल वाले में, इनकी मेजोरिटी होगी, यहाँ पे इनकी मेजोरिटी होगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? इनकी मेजोरिटी होगी यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर की, यानी कि अलग अलग जगहों से चुन के आ रहे थे उनकी। ठीक है, अगला पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी वाले में मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 1909 का जो काउंसिल एक्ट आता है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आता है, इसी के थ्रू मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, यानी मुस्लिम का अलग से इलेक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, मुस्लिम्स की पूरी माइनॉरिटीज़ का। ठीक है, ओके। रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होगा उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार मुस्लिम को दिया गया है, कब, 1909 में ही। ठीक है, इनकम क्वालिफिकेशंस लो ऑफ मुस्लिम वोटर्स। ठीक है, वोटर का अलग इनकम क्वालिफिकेशन होगा, कितना कौन कमा रहा है उसके हिसाब से किया जाएगा। जैसे इसमें फ्रेंचाइज है, रेल फ्रेंचाइज है, उसकी तरह से उसमें कुछ नियम थे। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ द एक्सिक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी थे, इनको पहली बार एक इनकी काउंसिल, एक्सिक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाएगा।
समझ में आ गया। यानी अब तक वायसराय की और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन शामिल नहीं हो रहा था, बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हो रहा था। तो अब एग्जीक्यूटिव में भी शामिल किया जाएगा इंडियन को। इसमें से पहले व्यक्ति बनते हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा साहब, इनको बनाया जाता है जो पहली बार वायसराय की काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्वॉल्व होते हैं। राइट, समझ में आ गया। और उसमें अपॉइंट किया जाते हैं लॉ मेंबर के रूप में, इनको लॉ मेंबर बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, किसके, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। समझ में आ गया, ठीक है, ओके, आगे चला जाए, ठीक है, नेक्स्ट चला जाए। अगला हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको कहा जाता है। इसको पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई। अब एक उत्तराधिकारी यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई इंडिया में, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इन इंडिया, इंडिया में लंदन में इंडिया के लिए एक ऑफिस बना दी गई। इसका नाम क्या था, हाई कमिश्नर इंडिया ऑफ इंडिया। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की ऑफिस बनाई गई कहाँ पे, लंदन में, इंडिया के लिए। समझ में आ गया, ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हाई कमिश्नर ऑफिस बनाई गई कब से, 19 में, याद रखना आपको है। नेक्स्ट, इंडियन लेजिस्लेचर बिकेम बाइकैमरल ऑफ द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, यानी कि इंडिया की जो विधायिका है, ये पहली बार बाइकैमरल बनी। बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस। बाइकैमरल शब्द है इसका 2 हाउसेस, यानी ये शब्द आपको मिल गया, जुड़ गया आपके पार्लियामेंट में, इसमें यानी आपके संविधान में जुड़ गया बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब हो गया इससे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा और राज्यसभा एक लेजिस्लेचर है ये। तो लेजिस्लेचर में 2 हाउस बन गए, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक, पहली बार इंडियन काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 हाउस हो गए पहली बार सेंटर में, ठीक है, ओके। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड फॉर द सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था केवल स्पेशली मुस्लिम के लिए था, अब सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, इनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इंडिया के लिए, नाउ टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने पढ़ा था कि सारा का सारा जो सैलरी वाली मिलता था इन लोगों को, वो इंडिया के रेवेन्यू से मिलता था। लेकिन अब जो सेक्रेटरी था इंडिया के लिए, हमने आपको बताया कि एक था आपका वायसराय और एक तरफ था आपका सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी का जो सैलरी वगैरह होगी, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इसका पैसा देगी। अब तक क्या कर रही थी, इंडिया के रेवेन्यू से पैसा मिल रहा था इनको। समझ में आ गया, ओके, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगला पॉइंट है डायरकी। डायरकी मतलब द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है एक सेंटर में शासन और एक स्टेट में शासन, तो इसको बोला गया द्वैध शासन। तो प्रोविंसेस में जहाँ जहाँ प्रांत थे वहाँ पे डायरकी ला दी गई, ठीक है। सेंटर में चल ही रहा था, स्टेट में भी अब डायरकी सिस्टम बना दिया गया, वहाँ पे भी नियम होगा, वहाँ पे भी अलग कानून होंगे, वहाँ का भी अलग एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। तो डायरकी प्रोविंसेस में ला दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछता है कब आया था, तो डायरकी आपका आ गया था 1919 वाले अधिनियम में। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होते थे, गवर्नर विथ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल। ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए गवर्नर और उसकी मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे, यानी उस तरह के सब्जेक्ट्स को कौन देखता था, गवर्नर और उसके मिनिस्टर्स ही, राइट। नेक्स्ट, रिजर्व जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, उसको गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स देखते थे। गवर्नर्स अपने एग्जीक्यूटिव के साथ देखता था और ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन देखता था, गवर्नर और उसके मिनिस्टर देखते थे। समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंस, यानी अब क्या कर दिया गया, मैंने आपको बताया कि अब जो सेंट्रल का जो पावर थी या सब्जेक्ट्स थे, उसको प्रोविंस में भी बांट दिया गया। सीधे बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर को प्रोविंस में बांट दिया जाता है, लेजिस्लेटिव पावर को अब सेंटर से प्रोविंस में भी बांट दिए जाते हैं। यानी हम अब कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट सब्जेक्ट, जैसे सेंटर का लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है और एक कंट्री लिस्ट होता है, तो ये सब बंटना शुरू हो गए कहाँ पे, इसी अधिनियम के थ्रू। समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें जो प्रेजेंट टाइम में है आपकी इसी अधिनियम से लाई गई हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का अधिनियम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है अब तक क्लास में, इसको ध्यान समझते हैं और देखते हैं। 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड
प्रिंसली स्टेट्स, यानी इसमें क्या कर दिया गया, एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली दोनों को जोड़ दिया गया। समझ में आया? इसका मतलब एक ऐसा फेडरेशन बनाया जाएगा, देश बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रोविंस होंगे और प्लस इसके साथ साथ सारे प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। सबको मिला के बोल दिया गया क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन बोल दिया गया सबको मिला के। समझ में आ गया? ठीक है, इस वाले अधिनियम में वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन, जबकि इस फेडरेशन में यानी इस ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट्स नहीं ज्वाइन करते हैं, ये लोग नहीं ज्वाइन होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये अधिनियम ये जो अधिनियम इस प्रोविज़न था ये काम नहीं किया। ठीक है, ओके। रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वायसराय, रेसिड्यूरी पावर जो थी वो वायसराय को दे दी गई। ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 में कि 1835 के अधिनियम के थ्रू जो रेसिड्यूरी पावर थी ये वायसराय को मिल जाती है, गवर्नर जनरल जो था उसको मिल जाती है। इसके पहले आपका गवर्नर जनरल था वो हो गया वायसराय, उसको ये पावर दी जाती है। नेक्स्ट, एबोलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंस, प्रोविंस में जो डायरकी अभी हमने पिछले में देखा था, डायरकी ला दिया गया प्रोविंस में, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे, स्वायत्तता दे दी गई। इसका मतलब जो प्रांत थे उनको स्वायत्तता दे दी गई कि आप अपना कानून बनाइए, अपने फ्री रहिए। ठीक है, ये दे दिया गया है। समझ में आ गया? डायरकी अभी हमने देखा कि डायरकी में क्या था, एक सेंटर में एक स्टेट में था सिस्टम, तो अब स्टेट्स को यानी प्रोविंस को फ्री छोड़ दिया गया, आप फ्री हो भैया, आप जहाँ चाहो वहाँ नियम कानून बना सकते जा सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, प्रोविंस में यानी जब इनको ऑटोनॉमी दे दी गई, सिंपल सी बात है, तो स्टेट में यानी प्रोविंस में क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन जाएगी, वेरी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, यानी कुल मिलाकर के उस टाइम पे इंडिया में 11 प्रोविंस थे, इसमें से 6 प्रोविंसेस के लिए बाइकैमरल बना दिया गया। बाइकैमरल का मतलब 11 में से 6 के पास क्या था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था और एक लेजिस्लेटिव हाउस था, यानी कहते हैं कि एक असेंबली और एक काउंसिल बना दी गई, यानी कि बाइकैमरल बन गया। समझ में आ गया? ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में है। तो ये 11 में से 6 के पास बाइकैमरल दे दिया गया। एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल था इसको बढ़ाया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रेट दे करके सबको क्या कर दिया, इनके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया। जैसे किसको दिया गया, डिप्रेस्ड क्लास दिया गया, अभी हमने देखा मुस्लिम्स को, सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को दिया था ना, अब क्या कर दिया गया, डिप्रेस्ड क्लास को बढ़ा दिया गया या शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं, वेमेन को, लेबर को, इन सबको अलग अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, इलेक्ट्रेट दे दिया गया और इसको बढ़ा दिया गया। समझ में आ गया? 1909 में केवल किसको मिला था, मुस्लिम्स को मिला था। 1919 में सिख को, इंडियंस को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियंस को मिला था। लेकिन अब इसको और भी एक्सटेंड कर दिया और भी बढ़ा दिया गया, किसके लिए, वेमेन और लेबर के लिए। ये क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आया हुआ है। तो वेमेन के लिए, लेबर के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए बढ़ा दिया गया रिप्रेजेंटेशन। कब? 1935 वाले अधिनियम में, जो आज भी कहीं कहीं आपके संविधान में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अगला पॉइंट, एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सेंट्रल की काउंसिल थी उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ 1858 के थ्रू जो इंडियन काउंसिल को बनाया गया था उसको अब क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। समझ में आ गया? ओके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया का जो सेक्रेटरी है वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर, यानी जो इंडिया का सेक्रेटरी है, अभी वायसराय सेक्रेटरी की बात हम कर रहे थे, तो सेक्रेटरी है वो क्या है, उसको एक टीम मिलेगी एडवाइज़र की, उसके थ्रू ये काम करेगा। समझ में आ गया? ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब ये है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है कब? 1935 के अधिनियम के ही थ्रू होती है। ठीक है। टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया, इंडिया की या कंट्री की करेंसी को और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए RBI की स्थापना होती है। तो आपको याद रखना है कि RBI की स्थापना इसमें हो जाती है। दूसरा, इस्टेब्लिश द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया सर्विस जो होती है, यानी कि UPSC आज के समय में जाना जाता है, UPSC का इस्टेब्लिश किया गया इसी समय। प्रोविंशियल स्टेट पब्लिक
सर्विस कमीशन, यानी इसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना होती है। एंड नेक्स्ट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कई राज्यों को मिला करके एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, स्टेट के लिए, यानी इसको बोला जाएगा स्टेट की या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाएगा। सिंपल सी बात है, यूपीएससी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, एसपीएससी किया गया राज्य के लिए, लोकसेवा आयोग, और प्लस कई राज्यों को मिला करके भी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस की स्थापना हो जाती है इसी 35 के अधिनियम से, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कब? 1937 में। सिंपल सी बात, आपने अभी देखा क्या, अभी आपने देखा कि 1774 में स्थापना होती है सुप्रीम कोर्ट की, कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन वो फेडरल नहीं थी, प्रदेश के लिए नहीं थी, कोलकाता के लिए थी। लेकिन अब तब से लेकर के 1777 के बाद, अब देखिए 1937 में पहली बार फेडरल कोर्ट बनाई जाती है, जो फाइनली आकर के दिल्ली में स्थापित होती है, जो सुप्रीम कोर्ट आज प्रेजेंट टाइम दिल्ली में है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसमें 7-8 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर साल उठाते हैं, तो आप इसको नोट कर डालिएगा, याद करिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, ये सब पॉइंट लिख डालिएगा। ओके, नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इसमें क्या होता है, क्लेमेंट एटली साहब बनते हैं ब्रिटेन के किंग बनते हैं एटली साहब। तो इन्होंने इंडिया की घोषणा करते हैं कि इंडिया को 30 जून 1948 तक हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, ब्रिटिश रूल से इंडिया को हम फ्री कर देंगे। कब तक? 30 जून 1948 तक। लेकिन इंडिया कहता है भाई साहब नहीं, इतना लंबा मत दीजिए आप हमको, ठीक है, हमको पहले आज़ादी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब माउंट बेटन प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया। माउंट बेटन जो 3 जून 1947 को आया था, 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आया था इंडिया में, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और कहा गया, एटली साहब ने कहा कि ठीक है, इंडिया को हम 30 जून 1948 तक स्वतंत्रता दे देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। कब कहा इन्होंने? 20 फरवरी 1947 को इन्होंने ये बात कह दी गई, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट, डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट, ये कह दिया गया 15 अगस्त 1947 को इंडिया को क्या कर दिया गया कि इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा और सॉवरेन स्टेट होगा। सॉवरेन का मतलब ऐसा कंट्री जो अपना डिसीजन खुद लेता हो, अब ब्रिटेन पे डिपेंड नहीं होगा। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और संप्रभु देश मान लिया जाएगा, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया 47 में। ओके, प्रोवाइडेड द क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि क्या कर दिया गया, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन का दर्जा दे दिया गया। किसको? इंडिया को और पाकिस्तान को। 2 राष्ट्र होंगे, स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, लेकिन डोमिनियन होंगे किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटेन से। एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान। विथ राइट टू ससीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ ईच वर टू बी अपॉइंटेड बाय किंग, ये कह रहा है कि भाई दोनों के, इंडिया के और पाकिस्तान दोनों को फ्रीडम दे दिया गया। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश से ये ससीड होंगे, चलाए जाएंगे, इसे डोमिनियन कहा गया इनको। अब यहाँ के गवर्नर बनाए जाएंगे, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटेन का किंग करेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, यानी डोमिनियन जो कैबिनेट होगी उसकी एडवाइस पे ही ब्रिटिश किंग जो होगा अपॉइंटमेंट देगा वहाँ के गवर्नर जनरल को, ठीक है, चाहे ब्रिटेन का, पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का होगा। ओके, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा को बनाई गई, एम्पावर की गई, क्या दी गई इसको? 2 डोमिनियंस, 2 डोमिनियन दिया जाएगा टू फ्रेम करने का, एडॉप्ट करने का एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहा गया कि भाई साहब अब आप लोग 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाइए, संविधान सभा बनाइए, उसके थ्रू आप लोग अपना संविधान बनाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, फ्रेम करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, 2 राज्यों के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए। एंड टू रिपील एनी कोड और एनी एक्ट, कोई भी एक्ट आप ख़त्म कर सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए गए हैं, उसके द्वारा दिए गए किसी भी एक्ट को आप ख़त्म कर सकते हैं। अपना खुद का संविधान बनाइए, 2 असेंबली बनाइए और उसके थ्रू अपना संविधान बनाइए, एडप्ट करिए, ठीक है। ओके, एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट फॉर इंडिया, यानी इंडिया के अभी तक जो सेक्रेटरी की ऑफिस थी उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अभी आपने समझा कि वायसराय की पोस्ट थी और सेक्रेटरी की पोस्ट थी। सेक्रेटरी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो इसकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, राइट। एंड ट्रांसफर हिज फंक्शन, और उसके फंक्शन को, उसके कामों को ट्रांसफ़र कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। यानी अब कॉमनवेल्थ का मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश के थ्रू जो भी और भी कंट्रीज़ थे ब्रिटिश के, जहाँ पे उनकी उपनिवेशिक थी जो भी कंट्री, उनके लिए उनके सेक्रेटरी को पोस्टपोन या ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, ओके। इट असाइंड ड्यूअल फंक्शन, इसको 2 फंक्शन दे दिए गए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूंट फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन दे दिया गया टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फॉर्म जो हुई थी 1946 में इंडिया के लिए, 1946 में आपकी संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है। तो उसको 2 फंक्शन दिए गए, कॉन्स्टिट्यूंट और असेंबली को बनाना प्लस लेजिस्लेटिव, यानी कि जो भी नियम कानून दिए जा रहे हैं उसको डिस्कस करना, फिर उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास करवा करके, एक्सेप्ट करवा करके, फिर उसको संविधान में इनपुट करना, ये सारे काम दे दिए गए, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, इट डिक्लेयर्ड दिस डोमिनियन लेजिस्लेचर एज ए सॉवरेन बॉडी, यानी कह दिया गया जो लेजिस्लेचर होगा, या कह सकते हैं कि जो संविधान यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो अब सॉवरेन बॉडी होगी। सॉवरेन बॉडी का मतलब संप्रभु संस्था होगी, अपना डिसीजन खुद लेगी। ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियन प्रिंसली जो स्टेट्स होंगे उनको फ्रीडम दी जाएगी, स्वतंत्रता मिल गई। जो भी प्रिंसली स्टेट थे, राजाओं की महाराजाओं की जो अपने अपने स्टेट्स थे, उनको स्वतंत्रता दे दी गई कि या तो वो चाहें तो इंडिया के साथ जुड़ जाएं, या तो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, या तो चाहें तो इंडिपेंडेंट रह लें। तो ये सारी पावर दे दी गई किसको, प्रिंसली स्टेट्स को, कि प्रिंसली फ्री हैं प्रिंसली स्टेट्स की, वो तो इंडिया के साथ शामिल हो या पाकिस्तान के साथ, या तो चाहें तो इंडिपेंडेंट रह लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 1947 के अधिनियम में कही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा लंबा लेक्चर था, काफ़ी चीज़ें एक साथ हो गई। आपको पीपीटी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, समझिएगा, नोट बना के समझते जाइएगा इसको, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।